हर इंसान के जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, एक ऐसा कारण जो उसे हर सुबह जगने के लिए प्रेरित करे। इस उद्देश्य को जापानी भाषा में इकिगाई कहा गया है। इसका मतलब होता है जीने का कारण। ये किताब हमें यही सिखाती है कि जब तक हमारे जीवन में कोई अर्थ, कोई मकसद नहीं होता, तब तक हम भले ही बहुत सारे काम कर लें, बहुत पैसा कमा लें, लेकिन भीतर की शांति और संतुष्टि नहीं मिल सकती। अगर आपसे कोई पूछे कि आप हर सुबह क्यों उठते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप कहें कि ऑफिस जाना है, पैसे कमाने हैं, जिम्मेदारियां निभानी हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इन सब के पीछे एक और गहरा कारण छिपा है, कुछ ऐसा जो आपको भीतर से जिंदा रखता है, तो शायद आप सोच में पड़ जाएं। जापान के लोग इस कारण को इकिगाई कहते हैं। इकिगाई शब्द दो जापानी शब्दों से बना है, इकी यानी जीवन और गाई यानी मूल्य या कारण। यानी इकिगाई का मतलब हुआ जीने का कारण। ये वो चीज है जो हर सुबह आपको मुस्कुराकर उठने पर मजबूर करती है। ये आपका जुनून हो सकता है, आपका कोई सपना, कोई काम, कोई जिम्मेदारी या कोई प्रिय रिश्ता। इकिगाई वो है जो आपको महसूस कराता है कि आपका अस्तित्व मायने रखता है। हेक्टर गार्शिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ने इस किताब में बताया है कि जापान के लोग खासकर ओकिनावा द्वीप पर इस इकिगाई के सिद्धांत को जीवन में बहुत गहराई से अपनाते हैं। ओकिनावा दुनिया का वो स्थान है जहां सबसे ज्यादा 100 साल से ऊपर के लोग रहते हैं। वे न केवल लंबा जीवन जीते हैं, बल्कि हर दिन खुश और ऊर्जावान रहते हैं। लेखक जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के लोगों की जीवनशैली बहुत सादगी भरी है। वे न तो बड़ी बड़ी विलासिताओं के पीछे भागते हैं, न ही तनाव में रहते हैं। वे अपने छोटे से गांव में सुबह जल्दी उठते हैं, खेतों या बगीचों में काम करते हैं, हल्का भोजन करते हैं और शाम को दोस्तों या परिवार के साथ बैठकर बातें करते हैं। लेकिन उनके चेहरे पर जो चमक होती है वो किसी करोड़पति से कम नहीं लगती। लेखक ने महसूस किया कि इन लोगों के लंबे और खुशहाल जीवन का रहस्य पैसा या तकनीक नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य है। वे हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें खुशी देता है। कोई मछली पकड़ता है, कोई सिरेमिक बनाता है, कोई बच्चों को सिखाता है, कोई फूल उगाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे कभी ये नहीं सोचते कि अब रिटायर होना है। उनके लिए उम्र कोई रुकावट नहीं, बल्कि जीवन के नए अनुभवों का मौका है। यही इकिगाई की असली ताकत है, कभी भी जीने की इच्छा को खत्म न होने देना। ओकिनावा जापान के दक्षिणी भाग में एक खूबसूरत द्वीप है। चारों तरफ समुद्र से घिरा, हरे भरे पेड़ों और ताज़ी हवा से भरा ये इलाका किसी सपनों की जगह जैसा लगता है। लेकिन इस जगह की सबसे बड़ी खूबसूरती इसके लोग हैं, जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, जो अपने जीवन को कभी बोझ नहीं मानते, बल्कि एक उपहार की तरह जीते हैं। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस जब ओकिनावा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग बहुत साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन ये सादगी ही उनके जीवन की ताकत है। वे बड़े बड़े मकानों में नहीं रहते, न ही उनके पास लग्जरी कारें हैं। उनके घर छोटे लेकिन खुले और साफ सुथरे होते हैं। वे अपने आसपास प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। उनके घरों के बाहर पौधे लगे होते हैं, बगीचे में सब्जियां उगाई जाती हैं और हवा में एक अजीब सी शांति होती है। ओकिनावा के लोग भौतिक सुखों से ज्यादा मानवीय जुड़ाव को महत्व देते हैं। वे दिन में कई बार अपने पड़ोसियों से मिलते हैं, साथ में चाय पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को साझा करते हैं। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने वहां के बुजुर्गों से पूछा कि वे इतने खुश क्यों हैं, तो उनका जवाब बहुत सरल था, क्योंकि हम कभी अकेले नहीं रहते। हम साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ हंसते हैं। उनके समाज में मोआई नाम की एक खूबसूरत परंपरा है। ये एक समूह होता है जहां 4-5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर जीवन भर एक दूसरे की मदद करने का वादा करते हैं। चाहे कोई मुश्किल में हो, बीमार पड़े या किसी को आर्थिक परेशानी हो, मोआई के लोग हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। ये भावनात्मक जुड़ाव उन्हें मानसिक शांति देता है। आज की दुनिया में जहां लोग सोशल मीडिया पर हजारों फ्रेंड्स रखते हैं, लेकिन अंदर से बेहद अकेले होते हैं, वहीं ओकिनावा के लोग असली रिश्तों को निभाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब वे वहां गए तो उन्होंने देखा कि 100 साल की उम्र वाले लोग भी हर दिन सक्रिय रहते हैं। कोई बुनाई कर रहा था, कोई लकड़ी से खिलौने बना रहा था, कोई बच्चों को कहानियां सुना रहा था। इन लोगों में एक बात समान थी, वे हर दिन अपने इकिगाई को जी रहे थे। वे ये नहीं सोचते कि अब जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा, बल्कि वे मानते हैं कि जब तक सांस है तब तक कुछ न कुछ अच्छा किया जा सकता है। उनकी जीवन शैली में एक खास नियम है, इचिगो इची ए, जिसका मतलब है हर पल को ऐसे जियो जैसे वो दोबारा नहीं आएगा। ये सोच उन्हें हर दिन को खास बनाना सिखाती है। वे हर सुबह सूरज उगते देखना पसंद करते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक है, एक नया दिन, नई उम्मीद। उनका दिन बहुत व्यवस्थित होता है, लेकिन कभी जल्दीबाजी में नहीं। वे कहते हैं व्यस्त रहो लेकिन जल्दबाजी मत करो। ये वाक्य सुनने में सरल है, लेकिन इसमें पूरी जिंदगी का दर्शन छिपा है। हम में से बहुत से लोग दिन भर इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन ओकिनावा के लोग व्यस्त तो रहते हैं, पर संतुलित ढंग से। वे हर काम को दिल से करते हैं, चाहे खाना बनाना हो, बर्तन धोना हो या बगीचे में पौधों को पानी देना।
वे मानते हैं कि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो वही ध्यान, वही फ्लो आपको जीवंत रखता है। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा में कोई व्यक्ति कभी रिटायर नहीं होता। वहां के लोग 80 साल की उम्र में भी अपने हुनर से जुड़े रहते हैं। कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, कोई संगीत बजाता है, कोई चाय परोसता है। वे कहते हैं, अगर मैं वो काम छोड़ दूं जो मुझे पसंद है तो मैं अगले दिन मर जाऊंगा। ये सुनकर लेखक को समझ आया कि यही असली इकिगाई है, वो कारण जो आपको जीने की ऊर्जा देता है, उम्र की परवाह किए बिना। भाग 3, जापानी खानपान और सेहत का रहस्य। ओकिनावा के लोग खाने को केवल भूख मिटाने का साधन नहीं मानते, बल्कि जीवन का उत्सव मानते हैं। वे हर भोजन को श्रद्धा से खाते हैं, धीरे धीरे, हर निवाले का स्वाद लेते हुए। उनके यहाँ एक प्रसिद्ध कहावत है, हारा हाचीबू, जिसका मतलब है पेट 80% भरने पर खाना बंद कर दो। ये सिद्धांत बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। इससे उनका शरीर हल्का रहता है, पाचन अच्छा रहता है और वे मोटापा या बीमारियों से दूर रहते हैं। उनका खाना बहुत ताज़ा और पौष्टिक होता है। वे ज्यादातर हरी सब्जियां, फल, टोफू, मछली, सीविड और ब्राउन राइस खाते हैं। उनके भोजन में बहुत कम तेल और शुगर होती है। वे हरी चाय और हर्बल चाय पीते हैं, जो शरीर को डिटॉक्स करती है। लेखक ने देखा कि ओकिनावा में लोग खाने के दौरान कभी जल्दबाजी नहीं करते। वे हर भोजन को एक सामाजिक अवसर की तरह लेते हैं, सब साथ बैठकर खाते हैं, बातें करते हैं और इस प्रक्रिया को आनंदमय बनाते हैं। आज की दुनिया में जहां हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं या टीवी देखते हुए खाते हैं, वहीं ओकिनावा के लोग हर निवाले में कृतज्ञता महसूस करते हैं। वे हर भोजन से पहले इतादा किमासु कहते हैं, जिसका अर्थ है इस भोजन के लिए आभार। लेखक कहते हैं कि यह आभार की भावना ही उन्हें भीतर से शांत और खुश रखती है। उनकी सेहत का एक और रहस्य है उनकी सक्रियता। वे रोज हल्की कसरत करते हैं, टहलते हैं, बगीचे में काम करते हैं या घर के छोटे छोटे काम करते हैं। ये छोटी छोटी गतिविधियां उनके शरीर को चुस्त रखती हैं। ओकिनावा में किसी को आप जिम में भारी वजन उठाते नहीं देखेंगे। वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को ही फिटनेस का हिस्सा मानते हैं। वे मानते हैं कि चलते रहना ही जीवन का प्रतीक है। कई शोध बताते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियां वहां बेहद कम हैं। इसका कारण सिर्फ उनका खानपान नहीं, बल्कि उनका मानसिक संतुलन भी है। वे तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। उनका रहस्य ये है, वे वर्तमान में जीते हैं। वे कल की चिंता नहीं करते और न ही भविष्य की फिक्र में आज को बर्बाद करते हैं। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि जब आप किसी ऐसे काम में डूब जाते हैं जो आपको सच में पसंद है, तो वक्त जैसे थम जाता है। आपको भूख प्यास का एहसास नहीं होता, दिमाग में कोई और बात नहीं आती, बस वही काम और आप। वही स्थिति है जिसे मनोविज्ञान में फ्लो कहा गया है। लेखक हेक्टर गार्सिया बताते हैं कि ओकिनावा के लोगों के जीवन में फ्लो का बहुत बड़ा स्थान है। वे जो भी काम करते हैं पूरे मन और ध्यान से करते हैं। चाहे वो सिरेमिक बर्तन बनाना हो, खेत में पौधों की देखभाल करना हो या किसी को हाथ से चाय परोसना, वे उस काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। वे किसी काम को केवल काम नहीं मानते। उनके लिए वो एक कला है, एक ध्यान है, एक अवसर है अपने अस्तित्व को महसूस करने का। लेखक कहते हैं कि यही कारण है कि ओकिनावा के लोग तनाव मुक्त रहते हैं। क्योंकि जब आप किसी काम में डूबे रहते हैं तो आपका दिमाग वर्तमान में रहता है। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा दोनों गायब हो जाते हैं। यही फ्लो का जादू है। इस किताब में बताया गया है कि फ्लो सिर्फ कलाकारों या संगीतकारों के लिए नहीं है। हर इंसान अपने जीवन में इसे महसूस कर सकता है। अगर आप खाना बना रहे हैं और हर मसाले की खुशबू महसूस कर रहे हैं, अगर आप किसी रिपोर्ट पर काम करते हुए हर आंकड़े को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं और उसकी हंसी में खो गए हैं, तो आप फ्लो में हैं। लेखक कहते हैं कि ये स्थिति खुशी की असली जड़ है। जब इंसान काम में डूबता है तो उसे सफलता से ज्यादा संतोष मिलता है। यही इकिगाई का हिस्सा है। एक उदाहरण किताब में दिया गया है, जापान के एक वृद्ध व्यक्ति का जो 92 साल के थे और फिर भी रोज अपने हाथों से लकड़ी के खिलौने बनाते थे। जब लेखक ने उनसे पूछा कि आप अब भी काम क्यों करते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जब मैं ये करता हूं मैं जीवित महसूस करता हूं। जब मैं काम नहीं करता मैं बूढ़ा महसूस करता हूं। ये बात सुनकर लेखक समझ गए कि यही फ्लो है, वही अवस्था जहां काम और खुशी एक हो जाते हैं। ओकिनावा के लोग कभी जल्दबाजी नहीं करते। वे हर काम को धीमी गति से करते हैं, लेकिन लगातार। उनका मानना है कि धीमी लेकिन स्थिर लय ही जीवन का संतुलन है। वे ये नहीं सोचते कि कब छुट्टी मिलेगी, कब रिटायरमेंट आएगा या कब आराम मिलेगा। उनके लिए काम ही उनका आनंद है। लेखक कहते हैं कि आधुनिक समाज में लोग काम को तनाव और आराम को खुशी मानते हैं, जबकि ओकिनावा के लोग काम को ही खुशी का जरिया बना लेते हैं। क्योंकि जब आप वो करते हैं जो आपको पसंद है, तो आपको छुट्टी की जरूरत नहीं पड़ती।
फ्लो की ये अवस्था आपको न केवल मानसिक रूप से शांत रखती है, बल्कि ये आपके मस्तिष्क को भी सक्रिय रखती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग लंबे समय तक किसी रचनात्मक काम में लगे रहते हैं, उनमें अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा बहुत कम होता है, क्योंकि उनका मस्तिष्क लगातार व्यस्त रहता है, सीखता रहता है और विकसित होता रहता है। ओकिनावा के लोगों के पास पैसे की अधिकता नहीं है, लेकिन उनके पास समय का आनंद लेने की कला है। वे हर पल को पूरी सजगता के साथ जीते हैं। यही उन्हें भीतर से जवान बनाए रखता है। एक बहुत प्यारी बात इस किताब में कही गई है, जो काम आप प्यार से करते हैं वो ध्यान बन जाता है, और यही फ्लो की असली परिभाषा है, जब हर क्षण, हर क्रिया, हर सांस ध्यान में बदल जाए। अब बात करते हैं इंसानी रिश्तों की, जो ओकिनावा के समाज की रीढ़ हैं। लेखक बताते हैं कि उन्होंने दुनिया के कई देशों में लोगों से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने कहीं भी इतने मजबूत रिश्ते नहीं देखे जितने ओकिनावा में हैं। वहां लोग सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरा गांव एक परिवार की तरह होता है। अगर किसी के घर कोई बीमार पड़ जाए तो दूसरे लोग खाना पहुंचाते हैं, मदद करते हैं। अगर किसी को आर्थिक परेशानी हो तो उसका मोआई ग्रुप आगे आता है। मोआई एक तरह का जीवन भर का समूह होता है। इसमें 4 से 5 या उससे ज्यादा लोग शामिल होते हैं, जो वादा करते हैं कि वे एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ देंगे। वे मिलकर बचत करते हैं, समय समय पर मिलते हैं और जीवन भर दोस्त बने रहते हैं। लेखक कहते हैं कि यही समुदाय की भावना इन लोगों को मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रखती है, क्योंकि अकेलापन आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी बन गया है। हम सब अपने अपने फोन में व्यस्त हैं, लेकिन दिल से कोई साथ नहीं। जबकि ओकिनावा के लोग हर दिन लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे की परवाह करते हैं। लेखक बताते हैं कि उन्होंने 104 साल की एक महिला से पूछा कि आपका राज क्या है। वो मुस्कुराईं और बोलीं, दोस्त। अगर मेरे दोस्त ना होते तो मैं इतनी लंबी जिंदगी नहीं जी पाती। उनकी आंखों की चमक ने लेखक को सिखाया कि असली लंबी उम्र का रहस्य सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि दिल में छिपा है। ओकिनावा के समाज में किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। बच्चे, बूढ़े, जवान सब एक दूसरे के जीवन का हिस्सा होते हैं। ये संबंध उन्हें सुरक्षा का एहसास देते हैं, और यही एहसास उन्हें जीवंत रखता है। लेखक कहते हैं कि अगर आधुनिक समाज को सच में खुश रहना है तो उसे इन रिश्तों की गर्माहट फिर से खोजनी होगी। लेखक हेक्टर गार्सिया बताते हैं कि जब वे ओकिनावा पहुंचे तो उन्हें सबसे पहले एक बात ने चौंकाया। वहां के बुजुर्ग बूढ़े लगते ही नहीं। वे 90 साल की उम्र में भी खेतों में काम कर रहे थे, बगीचे में पौधे लगा रहे थे, हंसते हुए अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे, और कुछ तो रोज साइकिल चलाते हुए दिखे। उनकी चाल में स्थिरता थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे जिंदगी उनके भीतर अब भी बह रही हो। लेखक कहते हैं कि पश्चिमी देशों में लोग उम्र बढ़ने को कमजोरी या समाप्ति की तरह देखते हैं, लेकिन ओकिनावा के लोग इसे एक नया अध्याय मानते हैं। उनके लिए हर उम्र का अपना अलग स्वाद, अपनी अलग जिम्मेदारी और अपनी अलग खुशी होती है। जब कोई इंसान 70 या 80 का होता है तो समाज उसे बुद्धिमान मानता है, बोझ नहीं। बच्चे और जवान उनके पास बैठते हैं, उनसे कहानियां सुनते हैं, जीवन के सबक सीखते हैं। ओकिनावा में बुजुर्ग समाज के शिक्षक हैं, वे जीवन के असली अर्थ को सिखाते हैं। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा के गांवों में हर साल एक बड़ा त्योहार होता है, जिसमें बूढ़े और बच्चे साथ नाचते हैं। यह त्योहार सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, यह जीवन के हर चरण का उत्सव होता है। वहां किसी को यह एहसास नहीं कराया जाता कि वो अब कमजोर या बेकार हो गया है, बल्कि ये माना जाता है कि उसने जीवन के उस पड़ाव को हासिल किया है जहां वो सबसे ज्यादा शांति और समझ रखता है। ये सोच ही उन्हें भीतर से जवान रखती है, क्योंकि जब इंसान ये मान लेता है कि उसका उद्देश्य अब खत्म हो गया है, तभी असली बुढ़ापा शुरू होता है। ओकिनावा के लोगों के लिए बुढ़ापा मतलब अनुभव का समय, सिखाने का समय और शांति का समय है। लेखक कहते हैं कि वे जब भी किसी वृद्ध व्यक्ति से मिले, उन्होंने पाया कि वे किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। कोई बगीचे की देखभाल करता है, कोई कढ़ाई बुनाई करता है, कोई बच्चों को गीत सिखाता है, कोई मंदिर में फूल सजाता है। वे कभी रिटायर नहीं होते, क्योंकि उनके लिए काम केवल रोजगार नहीं, बल्कि जीवन की गति है, और अगर गति रुक गई तो जीवन रुक जाएगा। वे कहते हैं कि जीना और चलते रहना एक ही चीज है। जब तक आप कुछ करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, अपने इकिगाई को जीते रहते हैं, आप बूढ़े नहीं होते। यही कारण है कि ओकिनावा में रिटायरमेंट जैसा शब्द लगभग नहीं है। लेखक एक और अद्भुत बात बताते हैं, वहां के बुजुर्ग लोग अपने जीवन को प्राकृतिक लय में जीते हैं। वे सूरज के साथ उठते हैं, पौधों को पानी देते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं और दिन का अंत मुस्कान के साथ करते हैं। वे न तो अतीत को पकड़ते हैं, न भविष्य की चिंता करते हैं। वे बस आज को पूरी सजगता से जीते हैं। उनकी जिंदगी में कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। वे सादगी में खुश हैं। वे ये नहीं सोचते कि उन्हें कितना मिला या कितना रह गया। वे ये सोचते हैं कि आज का दिन उन्होंने कैसा जिया। एक जगह लेखक लिखते हैं कि ओकिनावा में उम्र बढ़ना मौत की ओर नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ना है। ये वाक्य किताब की आत्मा जैसा लगता है।
लेखक जब वहां के 102 वर्षीय व्यक्ति से मिले तो उन्होंने पूछा, क्या आपको कभी डर नहीं लगता कि आप इतने बूढ़े हो गए हैं? वह बुजुर्ग हंसे और बोले, डर किस बात का? मैं हर सुबह उठता हूं और सोचता हूं कि आज भी मुझे कुछ अच्छा करने का मौका मिला है। जब ये सोचना बंद हो जाएगा तब समझ लूंगा कि मेरा समय पूरा हुआ। ये जवाब सुनकर लेखक के शब्द ही खत्म हो गए, क्योंकि इसमें वही दर्शन छिपा था जो इकिगाई सिखाता है। जब तक आप जीने का मकसद महसूस करते हैं तब तक आपकी आत्मा जवान रहती है। अब बात करते हैं उस तत्व की जो इकिगाई को पूरी तरह संतुलित करता है, सादगी और कृतज्ञता। लेखक कहते हैं कि ओकिनावा के लोगों के पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है उसमें वे संतुष्ट हैं। वे छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढते हैं, सुबह की चाय में, किसी बच्चे की मुस्कान में या बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू में। उनके लिए खुशी किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि उस पल को महसूस करने में है जो उनके पास है। वे हर दिन धन्यवाद देते हैं प्रकृति को, अपने परिवार को, अपने शरीर को और उस जीवन को जिसने उन्हें एक और दिन जीने का अवसर दिया। वे कहते हैं, जब तुम हर सुबह आभार से शुरू करते हो तो दिन खुद ही सुंदर हो जाता है। उनकी जीवन शैली बेहद साधारण है। वे ज्यादा चीजें इकट्ठा नहीं करते, बल्कि कम में ही ज्यादा देखते हैं। उनके घर छोटे हैं, लेकिन दिल बहुत बड़े हैं। वे मानते हैं कि चीजों की बजाय रिश्ते और अनुभव ज्यादा मूल्यवान हैं। लेखक कहते हैं कि ये सादगी उन्हें मानसिक शांति देती है, क्योंकि जितना कम बोझ होगा उतना मन हल्का रहेगा, और जब मन हल्का रहेगा तभी इंसान गहराई से जी पाएगा। ओकिनावा के लोग हर काम धीरे धीरे करते हैं, लेकिन पूरे ध्यान से। वे मल्टीटास्किंग में विश्वास नहीं करते। वे मानते हैं कि एक समय में एक काम करना ही असली ध्यान है। वे अपने भोजन को भी इसी सिद्धांत से जीते हैं। वो खाना खाते समय टीवी नहीं देखते, फोन नहीं चलाते। वे हर कौर को महसूस करते हैं, हर स्वाद का आनंद लेते हैं, और यही कारण है कि उनका पाचन, नींद और मानसिक स्वास्थ्य तीनों बेहतर हैं। उनकी सादगी का एक और रूप है प्रकृति से जुड़ाव। वे खुद अपने बगीचे में फल सब्जियां उगाते हैं, पेड़ों को परिवार का हिस्सा मानते हैं और धरती को मां की तरह पूजते हैं। वे समझते हैं कि जीवन और प्रकृति एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। लेखक कहते हैं कि आधुनिक इंसान ने बहुत कुछ पा लिया है, मशीनें, तकनीक, पैसा, नाम, लेकिन उसने शांति खो दी है। और ये शांति फिर से पाने के लिए हमें ओकिनावा जैसी सादगी अपनानी होगी, क्योंकि असली सुख तब आता है जब हम कम में भी पूरा महसूस करते हैं। लेखक कहते हैं कि जब वे ओकिनावा के गांवों में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहां मौत से कोई डरता नहीं। वहां के लोग मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक परिवर्तन मानते हैं। जैसे एक पत्ता पेड़ से गिरकर मिट्टी में मिल जाता है और फिर उसी मिट्टी से नया जीवन जन्म लेता है। वो कहते हैं कि मृत्यु से डरना जीवन को अधूरा जीना है, क्योंकि जब हम मौत को एक डर की तरह देखते हैं तब हम हर दिन किसी न किसी चिंता में जीते हैं। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि मृत्यु भी जीवन का हिस्सा है, तब हम आज को खुलकर जीने लगते हैं। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग मानते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, वो बस रूप बदलती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो उसे रोकर नहीं, बल्कि उसके जीवन का उत्सव मनाकर विदा किया जाता है। लेखक बताते हैं कि वहां के घरों में पूर्वजों की वेदी होती है, जहां हर दिन लोग अपने पूर्वजों का हिस्सा हैं। जीवन का चक्र, साइकिल ऑफ लाइफ। लेखक कहते हैं कि यही दर्शन उन्हें निर्भय बनाता है। ओकिनावा के लोग बीमारियों, मुश्किलों या उम्र को देखकर निराश नहीं होते। वे इसे एक तैयारी मानते हैं, आत्मा को अगले सफर के लिए तैयार करने की प्रक्रिया। उन्होंने एक 108 वर्षीय महिला से पूछा, क्या आपको मौत से डर नहीं लगता? वो मुस्कुराईं और बोली, डर कैसा? मैं इतनी खूबसूरत जिंदगी जी चुकी हूं। जब मेरा वक्त आएगा मैं मुस्कुराते हुए जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने हिस्से की धूप, बारिश, हंसी और आंसू सब जी लिए हैं। इस जवाब में गहराई थी। ये वही शांति थी जो इंसान तब महसूस करता है जब उसे अपने जीवन पर कोई पछतावा नहीं होता। लेखक कहते हैं कि यही असली इकिगाई है, जब आप हर दिन ऐसे जीते हैं जैसे ये आखिरी हो सकता है और फिर भी भविष्य के लिए उम्मीद रखते हैं। जब आप हर पल को महत्व देते हैं और जानते हैं कि जिंदगी की खूबसूरती उसकी नश्वरता में ही है। वे कहते हैं कि ओकिनावा के लोग हर दिन को एक उपहार मानते हैं। वे कहते हैं, अगर आज मैं जिंदा हूं तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है, इसलिए वे कभी कल की चिंता नहीं करते। वे जानते हैं कि हर दिन उनका आखिरी भी हो सकता है, और यही बात उन्हें आज को पूरी तरह जीने के लिए प्रेरित करती है। लेखक लिखते हैं कि आधुनिक दुनिया में लोग मौत के बारे में बात करने से डरते हैं, जबकि ओकिनावा में ये बातचीत सामान्य है। बच्चे अपने दादा दादी से पूछते हैं, आपके जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे? और बुजुर्ग हंसकर कहते हैं, मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे दिल में। ये सोच न सिर्फ उन्हें निर्भय बनाती है, बल्कि उनके रिश्तों को भी गहरा करती है।
क्योंकि जब इंसान ये समझ जाता है कि हर रिश्ता अस्थायी है, तभी वो हर पल की कद्र करना सीखता है। लेखक कहते हैं कि ओकिनावा के लोगों के चेहरे पर जो स्थायी मुस्कान होती है, उसका कारण यही है, उन्होंने जीवन और मृत्यु दोनों से दोस्ती कर ली है। वे जानते हैं कि जो जन्मा है उसे एक दिन जाना ही है, तो क्यों न उस बीच के समय को मुस्कुराकर जिया जा। अब लेखक हमें किताब के सबसे खूबसूरत निष्कर्ष पर लाते हैं। इकिगाई का मतलब सिर्फ लंबी उम्र या सफल जीवन नहीं है। इसका असली अर्थ है हर दिन को सार्थक बनाना। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति का इकिगाई अलग होता है। किसी के लिए वो बच्चों को पढ़ाना है, किसी के लिए पेड़ लगाना, किसी के लिए संगीत बनाना और किसी के लिए दूसरों की मदद करना। इकिगाई वही है जो आपको सुबह उठने की वजह देता है। कई बार लोग सोचते हैं कि उनका इकिगाई बड़ा होना चाहिए, जैसे कोई महान उद्देश्य या बड़ी उपलब्धि। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं है। इकिगाई बहुत साधारण भी हो सकता है, जैसे हर सुबह अपने परिवार के लिए नाश्ता बनाना, किसी जरूरतमंद को मुस्कुराना देना या अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना। वे कहते हैं छोटी छोटी खुशियां मिलकर बड़ी जिंदगी बनाती हैं। ओकिनावा के लोग अपने हर दिन को कला की तरह जीते हैं। वे मानते हैं कि जीवन एक चित्र है, हर दिन उसमें एक नया रंग भरना है, कभी हल्का, कभी गहरा, लेकिन हमेशा ईमानदारी से। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने इतने सारे 100 वर्षीय लोगों से बात की तो उन्हें एक बात हर किसी में समान मिली। वे सब जिज्ञासु थे। वे अब भी सीख रहे थे, अब भी कोशिश कर रहे थे, अब भी मुस्कुरा रहे थे। वे अपने जीवन के आखिरी दिन तक जीवित थे। यही इकिगाई है, जीवन की हर सांस में अर्थ ढूंढना, हर चुनौती में सीख ढूंढना, हर दिन में नया उत्साह महसूस करना। लेखक कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी लंबी और खुशहाल हो तो इकिगाई के 5 सिद्धांतों को याद रखिए। काम करते रहो, जुड़े रहो, वर्तमान में जियो, सादगी अपनाओ और कृतज्ञ रहो। ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र का रहस्य किसी दवा में नहीं, बल्कि उनके नजरिए में है। वे जीना चुनते हैं, हर दिन, हर पल। वे मुस्कुराना चुनते हैं और दूसरों को मुस्कुराना सिखाते हैं। लेखक अंत में कहते हैं, जब तक तुम सुबह उठकर अपने इकिगाई की ओर बढ़ रहे हो, तुम सच्चे मायनों में जिंदा हो।